नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ। नव भारत आपके साथ में हूं, ज्योत्सना बेदी और मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 5G यानी 5 जनरेशन के शो में अब वक्त है खबरों के सेंसेक्स का, यानी वो शो जिसमें हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जिन पर पूरे दिन होती है हलचल। खबरों के सेंसेक्स में आज कौन सी खबर बड़ी होगी, किस खबर पर पूरे दिन हलचल रहेगी। खबरों के सेंसेक्स में उस खबर की पूरी ABCD आपके सामने होगी। इस सेगमेंट में आज की सारी बड़ी खबरें आपको दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे देश भर में फैले हमारे रिपोर्टर्स, जिनकी रहती है खबरों के बाजार पर पैनी नजर। और सबसे पहले हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी रविकांत का। रविकांत, आपके पास ऐसी कौन सी खबर है जो आज पूरे दिन चर्चा में रह सकती है? देखिए हिमांशु, खबरों के सेंसेक्स में आज सबसे महत्वपूर्ण खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री G20 और COP26 में हिस्सा लेने के बाद भारत लौट आए हैं और लौटने के तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने उनके ऑफिशियल कार्यक्रम का अनाउंसमेंट किया है। आज प्रधानमंत्री दोपहर 12 बजे 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 40 जिलों के DM के साथ इंटरैक्ट करने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो वैक्सीनेशन को लेकर है, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी भी वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो बहुत धीमी है। ऐसे में मेघालय हो गया, नागालैंड, महाराष्ट्र, मणिपुर, झारखंड, ये वो राज्य हैं जिनके साथ आज प्रधानमंत्री उनके मुख्यमंत्रियों और 40 जिलों के DM के साथ इंटरैक्ट करने वाले हैं। इस बैठक में महत्वपूर्ण रूप से प्रधानमंत्री ये रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि वो राज्य जहां पर 50% से कम वैक्सीनेशन हुआ है फर्स्ट डोज का, वो अपने वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी लाएं, क्योंकि अभी भी कोविड गया नहीं, क्योंकि बाहर के जो संकेत अभी मिल रहे हैं वो भारत के लिए भी ठीक नहीं है। त्योहारों का सीजन है, इसलिए वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाना होगा। इसके साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ के लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ पर घर घर जाकर वैक्सीनेशन किया जाए। ये प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार की, क्योंकि सबको सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए आज की बैठक जो है बेहद महत्वपूर्ण है। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक होने वाली है। इस बैठक में उन्हीं राज्यों को चुना गया है जहां पर फर्स्ट डोज जो है लगभग 50% से कम लगी हुई है और जहां सेकेंड डोज लगाने की जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा कम बताई जा रही है। इस आधार पर इन राज्यों का चयन किया गया है। इसके साथ ही जो 40 जिले हैं जो वैक्सीनेशन में सबसे कम हैं, उनको इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। इस बैठक में सभी 12 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो हिस्सा लेने वाले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और प्रधानमंत्री 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पहले भी बोल चुके हैं, जब उन्होंने उनका बयान आया था कि 100 करोड़ का जब हम आंकड़ा छू लेंगे तो उसके बाद हम आगे हमारी जो नज़र रहेगी वो ये रहेगी कि हम सुनिश्चित करें जिन लोगों ने एक डोज ले ली है उनकी दूसरी डोज भी पूरी हो। और ऐसे में पूरी रणनीति के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक लेने वाले हैं, जिसमें 12 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहेंगे। आदर्श हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। क्या खबर है आदर्श? देखिए, खबरों के बाजार में आज सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो यूपी की राजनीति से जुड़ी है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर ने कल बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी से मुलाकात की है। कयास के लगाए जा रहे थे कि वो टिकट का जो ऑफर है जो उन्होंने पहले दिया था उसको दोबारा उसका प्रस्ताव लेकर गए थे। हालांकि ओम प्रकाश राजभर से जब हमने बातचीत की तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि हाँ, हमने मुलाकात की है और हमने उनको अपने सिंबल पर अपनी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का पहले भी जो उनको वादा किया था वो दे रहे हैं। साथ ही साथ इस बार की अगर हम बात करें तो राजनीतिक चर्चाएं हुई हैं। हालांकि क्या चर्चा हुई है इस बात को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है। और इतना ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर जो है वो एक आम सामान्य चेकिंग के दौरान जब उनकी गाड़ी को रोक कर चेक किया गया तो उनसे जो मुलाकात की पर्ची होती है जिसमें उन्होंने ओम प्रकाश के नाम से ये मुलाकात की थी, इस बात के बाद ये खुलासा हुआ है कि ओम प्रकाश राजभर बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी से मिलकर आए हैं। और इससे पहले भी ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने का ऐलान जो वादा किया था वो दिया था। साथ ही साथ ये भी कहा था कि वो जहां से चाहे, जिस सीट से चाहे वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अखिलेश यादव, जिसके साथ अभी उन्होंने हालिया में गठबंधन किया है अपनी पार्टी का, उनकी इस बात पर सहमति है या नहीं है, इस बात को लेकर उन्होंने कोई जो सीधा जवाब है वो नहीं दिया है। लेकिन माना ये जा रहा है कि अखिलेश यादव और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जो है उसके गठबंधन के बाद हो सकता है कि मुख्तार अंसारी को अपने खेमे में लाने को लेकर कोशिश की जाए। आदर्श, देखिए, उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। अयोध्या में दिव्य दिवाली भी मनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है, तो जरूर आपके पास और भी कोई खबर होगी जो आज सुर्खियों में रह सकती है।
बिल्कुल। दूसरी सबसे बड़ी खबर जो है, जो आज पूरे दिन चर्चा में रहने वाली है और पूरे दिन के सबसे बड़ा हाईलाइट होगा, वो अयोध्या से है। इस वक्त अयोध्या में जो है वो दीपोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज पूरे देश के साथ साथ विदेशों से भी कई जगहों से जो लोग हैं वो यहाँ पर अयोध्या के इस खास दीपोत्सव को देखने की तैयारी जो हो रही है उसको देखने के लिए आएंगे। इस बार 9 लाख दिए ऐसे हैं जो अलग अलग घाटों पर जलाए जाएंगे। साथ ही साथ 3 लाख ऐसे दिए हैं जो शहर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग इमारतों में लगाए जाएंगे। और इस दीपोत्सव का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसको देखने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। पिछले 4 से 5 दिनों से लगातार जो है तैयारियां हैं वो चल रही हैं और एक शोभा यात्रा जो है वो भी निकाली जाएगी जिसमें अलग अलग देशों की जो रामलीलाएं हैं उसका भी प्रदर्शन किया जाएगा। पिछले 4 से 5 दिनों से अलग अलग दिन तय किए गए हैं जिसमें कई देश के जो रामलीला की कमेटी है, टीमें हैं, वो यहाँ पर आकर रामलीला का भी प्रदर्शन कर रही हैं। और आज पूरा दिन जो है वीवीआईपीज़ का जो मूवमेंट है वो रहने वाला है, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें या फिर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों समेत कई ऐसे वीआईपी हैं जो आज पूरे दिन अयोध्या में रहेंगे और अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। दीपोत्सव की भव्य तैयारी हमने पिछले साल भी देखी थी। गिनी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम तब वहां पर भी मौजूद थी और एक रिकॉर्ड बनाया गया था दिए जला करके, और अब फिर से उस रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी है। उससे ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। हमारे साथ पुलकित भी मौजूद हैं। पुलकित, आपके पास क्या खबर है आज खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से? देखिए, हर साल ये देखा गया है कि दीपावली के दौरान बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर हो जाता है। अभी यदि मैं बात करूं तो दिल्ली के अंदर PM10 करीब 250 के आसपास है और वही PM 2.5 300 क्रॉस कर चुका है। अब दिल्ली सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि आज एक आंकड़ा पेश किया जाए और ये बताया जाए कि दिल्ली में पॉल्यूशन का क्या लेवल है और साथ ही उनकी क्या तैयारियां हैं दीपावली को लेकर, क्योंकि हर साल दीपावली के दौरान ही पॉल्यूशन की एक पूरी चादर दिल्ली को अपनी चपेट में ले लेती है। अगर पंजाब और हरियाणा की बात की जाए तो वहां पर लगातार पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है। सरकार की कोशिश यह है कि वो किसी भी तरीके से समझाए कि जो पटाखों पर बैन लगाया गया था उसका कितना फायदा हुआ और कितना नहीं, क्योंकि इससे लेकर सवाल भी बहुत उठे थे सरकार पर। तो सरकार कोशिश ये कर रही है कि पराली जलाने का क्या असर दिल्ली पर हो रहा है, पटाखे जलाने का ना जलाने का कितना फायदा दिल्ली को हुआ, ये सारा आंकड़ा आज पेश करेगी। जी बिल्कुल, और इसमें ये बात तो स्पष्ट है कि आपको आंकड़े और तथ्य सामने रखने होंगे। हमारे साथ में वरुण भसीन भी जुड़े हुए हमारे सहयोगी। वरुण, आपके पास कौन सी ऐसी खबर जो आज चर्चा में रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर देखें तो दिवाली पे एक खुशखबरी मिल सकती है वैक्सीन को लेकर। जिस तरह से भारत बायोटेक की वैक्सीन को काफी लंबे समय से इंतजार है कि WHO से जल्द पूरे वर्ल्ड वाइड, यानी कि आप सोचिए एक तरीके से अप्रूव करे। बहुत दिनों से AUL की मीटिंग्स लगातार चल रही हैं, इमरजेंसी यूज लिस्टिंग वाली, जो एक 6 वैक्सीन पहले से ही WHO अप्रूव कर चुका है, उसमें अब एक भारतीय वैक्सीन और जुड़ सकती है। सारा डेटा जो है वो भारतीय बायोटेक की तरफ से दिया जा चुका है। इसमें थोड़ा सा लंबा समय खिंचा है, पर अभी भी लगातार हर एक भारतीय को मानिए इंतजार है कि भारत की बनी हुई वैक्सीन भारत बायोटेक की वो इस वक्त WHO से अप्रूव हो, क्योंकि एक मान्यता है जो कि पूरे वर्ल्ड एक लेवल पे माना जाएगा। एक तरीके से भारत की जीत होगी और वो इस दिवाली पर एक अप्रूवल जो है वो मिल सकता है। ये प्रोसेस काफी लंबा हुआ, बहुत बार डेटा जमा करवाया गया, WHO की मीटिंग्स हुई और इसमें लगभग कह चुके हैं कि वो जो इस वक्त जो चीजें चाहिए थी वो सब पूरी है भारत की वैक्सीन में। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पेंच हैं जिसको भारत सरकार और चाहे हम बात करें भारत बायोटेक, कोई भी कुछ ऐसी गलती नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए प्रोसेस स्लो जरूर हुआ है, लेकिन ये प्रोसेस गलत नहीं है। कभी भी कोई इस पे कोई सवाल उठाने की जो कोशिश होती है उसकी भी पूरी तैयारी रखती है भारत बायोटेक भी। इसीलिए प्रोसेस में अभी इस वक्त जो इमरजेंसी यूज लिस्टिंग है उसमें लगातार जो डेटा है वो WHO को दिया जा रहा है। और WHO आप मानिए पूरे जिस तरीके से भारत में एक सबसे जो संस्था है वो ही उसने फाइजर बायोटेक की बात करें, एस्ट्राजेनेका की बात करें, हम जॉनसन जॉनसन की बात करें, मॉडर्ना, सिनोफार्म, ये सभी इमरजेंसी यूज लिस्टिंग की अलग अलग देश से आ चुकी हैं। लेकिन जब भारत की ये वैक्सीन जब पूरी तरह से WHO अप्रूव करेगा तो ये एक जीत भी होगी। 107 करोड़ वैक्सीन हम अभी भी लगा चुके हैं। तो कोवैक्सीन को आज WHO से अप्रूवल मिलेगा नहीं, इस पर नजर टिकी हुई है। WHO तकनीकी समिति की आज बैठक होनी है। इसी अप्रूवल पर कुछ और डेटा भी सौंपा गया है। कहां पेच फंस रहा था इस अप्रूवल को लेकर वरुण भसीन? बताया जा रहा है कि अलग से कुछ डेटा और सौंपा गया है समिति के सामने जो रखा जाएगा आज।
जी बिल्कुल, देखिए इसमें काफी लंबे समय से डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। सबसे पहले तो एफिशिएंसी देखी जाती है। अगर हम भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की बात करें तो वो 65% सिम्प्टोमेटिक लोगों पर होती है, जो कि कंपैरेटिवली जो वैक्सीन अब तक अप्रूव हुई है उनमें बहुत अच्छी है। और 77% एफिशिएंसी इसकी कुल जो पूरा फेज हुए थे, तीनों फेज हुए थे, उसमें हजारों लोगों पर इसका ट्रायल किया गया था, उसमें देखी गई थी। तो ये अगर प्रमाण के रूप में देखें तो इस वक्त बहुत अच्छा परफॉर्म किया है कोवैक्सीन ने। उसका डेटा, उसके एफिशिएंसी सब कुछ पूरा है। वो जो तीनों फेजेस थे उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, किस तरीके के जो परिणाम है वो देखने को मिले हैं, उसका एक एक छोटा छोटा डेटा भारत बायोटेक ने किया है। हालांकि इसको अलग अलग टुकड़ों में WHO ने भी EUL की जब मीटिंग हुई इमरजेंसी लिस्टिंग में, उन्होंने बार बार डेटा ये मांगा गया कि कहीं कुछ पेज छूट तो नहीं रहा है। कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्स थे जिनकी डिमांड WHO की तरफ से की गई थी, तो वो सारी चीजें अब भारत बायोटेक ने पूरी कर दी हैं। अब सिर्फ जो इस में काम बचा है वो WHO का बचा है। और आज 3 नवंबर को होने वाली इस मीटिंग में लगभग तय है कि वो भारत बायोटेक दिवाली के आसपास एक तरीके से आप खुशखबरी मानिए कि भारत की वैक्सीन और ये पूरी दुनिया खुशखबरी में बहुत बड़ी भी होगी, क्योंकि अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोवैक्सीन डोज लगवाई है और उनके लिए अभी तक संशय का माहौल थोड़ा सा बना हुआ था। हमारी सहयोगी हमारे साथ में बनी हुई हैं करिश्मा। करिश्मा, आपके पास ऐसी कौन सी खबर है जो आज चर्चाओं में रहेगी? जी बिल्कुल, आज भारत का तीसरा मैच है T20 वर्ल्ड कप का अफगानिस्तान के खिलाफ, और ये भारत के लिए जीतना बहुत बहुत ज़रूरी है। वो ये मैच जीतेंगे तभी सेमीफाइनल में अपने उम्मीदें जो हैं वो ज़िंदा रख पाएंगे। लेकिन सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाफ जीतना ही काफ़ी नहीं है, उनको बहुत बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा। और फिर ये उम्मीद भी रखनी पड़ेगी कि जो दूसरी टीमें हैं वो अपने मैच जीते या हारे, और तभी भारत जो है वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाएगा। लेकिन भारत जो इस वक्त कर सकता है वो यही कर सकता है कि अफगानिस्तान को हराए और बहुत बड़े मार्जिन से हराए। और दुबई में जैसे हम देख रहे हैं कि जो टीम टॉस जीत रही है वही मैच भी जीत रही है, तो कहीं ना कहीं सारे देशवासियों को मिलकर ये भी एक दुआ करनी पड़ेगी कि विराट कोहली आज अपना टॉस भी जीतें और मैच भी जीतें, अफगानिस्तान को हराएं और कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में बने रहने की जो एक वो उम्मीद है वो जिंदा रखें। ठीक है करिश्मा, हम वापस लौटेंगे। हमारे साथ गुरप्रीत सिंह चिन्ना भी इस समय मौजूद हैं। गुरप्रीत, अमरिंदर तो गए लेकिन कांग्रेस को परेशान कर गए लगता है, आनन फानन में मीटिंग्स बुला ली गई हैं, क्या मायने हैं मीटिंग के? जी बिल्कुल, अगर कल की बात करें तो जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह ट्वीट करते हैं कि वो अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, उसके बाद एक पंजाब कांग्रेस में एक पैनिक नजर आता है। तो कहीं ना कहीं चरणजीत सिंह चन्नी, सभी MLA 117 के 17 जो जीते भी हैं जो हारे भी हैं, उनको सबको कैंडिडेट्स को बुला के एक मीटिंग करते हैं पंजाब भवन में, जहां पे वो अपनी सरकार की उपलब्धियां बताते हैं। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि वो अपने जितने भी लीडर हैं उनको कहते हैं मेरे पास 1-1.5 महीना है, जो भी काम कराना चाहते हो करवा लो। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा खदशा लग रहा है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले भी कह चुके हैं कि कई जो कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है वो अपनी लॉयल्टी शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले भी कहा कि जैसे मुझे ह्यूमिलेट किया है और भी कई नेता हैं जो ऐसी ह्यूमिलेशन नहीं देखना चाहते कांग्रेस में। तो इस बात को लेके अगर कांग्रेस की बात करें, पंजाब कांग्रेस की बात करें, तो पहले तो पंजाब कांग्रेस के प्रधान जो नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी की आपस में पट्टी नहीं रही थी। और कल हमने देखा कि जैसे हरीश चौधरी उनको लेके जाते हैं उत्तराखंड, उसके बाद ये मीटिंग ली जाती है जो इमरजेंसी मीटिंग होती है, जिसमें वो बार बार सभी MLA सभी कैंडिडेट्स की बात है। उनको ये भी कहा जाता है आने वाले दिनों में कोई भी काम करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अंदर खाते डरी हुई है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी लॉन्च की है। उनके साथ कितने MLA जाते हैं, क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि 25 से 30 MLA उनके साथ टच में है। और सबसे बड़ी बात है जो MLA जो लोग कैप्टन अमरिंदर सिंह के खास हैं, उसमें हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि लगातार जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के चरणजीत चन्नी उनको विजिट कर रहे हैं, उनको मिले हैं, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, उनको आश्वासन दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमांड से भी बात कराई जा रही है। हरीश चौधरी का यहाँ बैठना सबसे बड़ा संकेत है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये नजर आ रहा है कि कांग्रेस दो फाड़ ना हो जाए और आने वाले गुरप्रीत, एक बात बताइए,
गुरप्रीत, एक बात बताइए, कांग्रेस अभी डरी हुई है। देखिए, कांग्रेस में बहुत कुछ हुआ पंजाब में। आपके देखिए कि चिन्ना मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन वो शिकायत करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू की। नवजोत सिंह सिद्धू मुश्किलें बढ़ा ही रहे हैं, पहले अच्छा चल नहीं रहा था। कैप्टन अमरिंदर ने अपनी अलग पार्टी बना ली है। कैप्टन अमरिंदर कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो उनके साथ शामिल होना चाहते हैं, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो आगे और कितनी मुश्किलें कांग्रेस की बढ़ेंगी? क्या इसका कभी अंत होगा या नहीं होगा? लगता नहीं कि अंत होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो चीफ मिनिस्टर है चरणजीत चन्नी, वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं हिस्टोरिक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं कि पंजाब में जो बिजली की दरें हैं उसमें कटौती करने जा रहा हूं। और दूसरी तरफ कुछ मीटर दूर हम देख रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू क्या स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं कि लास्ट में जो सरकारें लॉलीपॉप देती हैं उनके कहने पे वोट ना दी जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो लगता है इन फाइटिंग, सबसे पहली बात तो ये है कि दिल्ली हाईकमान जी, और ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, पंजाब में कांग्रेस की मुश्किलों में इतना इजाफा हो रहा है ज्योत्सना, क्योंकि सिद्धू एक तरफ बोलते जो सरकारें लॉलीपॉप देती है, पंजाब में किसकी सरकार है? तो यहां पर मुश्किलें कांग्रेस की बढ़ रही हैं और कांग्रेस ये सोच रही है कि आखिर इससे पार कैसे पाया जाए। और इसीलिए यहां पर आप देखेंगे कि हरीश रावत को भी बिठाया गया है कि भाई कोई एक समाधान निकाला जा सके, परमानेंट सॉल्यूशन जिसे बोला जाता है। लेकिन प्रॉब्लम वहां पर परमानेंट हो गई है, सॉल्यूशन तो टेम्परेरी ही निकल रहा है। और अगर समाधान जल्द ना निकला तो अगर इस तरह की बार बार गुटबाजी सामने आगे भी आती रही तो फिर चुनावों पर यह परिणाम इसका ज़रूर नज़र आएगा। देखिए, सियासी हलचल काफ़ी तेज़ है पंजाब में और एक अपडेट टाइम्स नाउ नवभारत आप तक पहुंचा रहा है। जैसे ही कल कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब लोक कांग्रेस का ऐलान किया, अपनी पार्टी के नाम का ऐलान किया, तुरंत आनंद फानन में पंजाब कांग्रेस की बैठक बुला ली गई। दरअसल कांग्रेस को बाकी नेताओं के जाने का डर है। हमारे साथ प्रदीप दत्ता भी इस समय मौजूद है। प्रदीप, आपके पास आज खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से क्या खबर है? देखिए, एक बार फिर से सरकार ने बहुत ही कड़ा फैसला लिया है और जिसमें 2 मुलाजमों को नौकरी से निकाल दिया। दोनों गेस्टेड रैंक ऑफिसर हैं, एक पर डीएसपी प्रिजन है और दूसरे जो हैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबिहारा के हैं और दोनों टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज में थे। एक पैगाम दिया है इस एक्शन के बाद कि देशद्रोह को टॉलरेट किया नहीं जाएगा और देशभक्ति को रिवॉर्ड किया जाएगा। और देखा जाए तो ये जो डीएसपी प्रिजन थे, ये 2012 में अपॉइंट हुए थे और ये हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर को हेल्प कर रहे थे। इनका भांडा इस तरीके से फोड़ हुआ था कि 2018 में कहते हैं कि 2 लोग कुपवारा से पाकिस्तान की तरफ आर्म्स ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे। जब वो पकड़े जाते हैं तो उनसे पूछताछ की जाती है तो उनसे पता चलता है कि किस तरीके से जेल में एक आतंकवादी था जिसने उन्हें मोटिवेट किया था और कहा था कि आप आर्म्स ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान जाए। तो जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि इनकी मुलाकात जेल में उस आतंकवादी से डीएसपी फिरोज अहमद लोन ने करवाई थी और फिरोज अहमद लोन आतंकवादियों के साथ काम कर रहा था। वो उन्हें सिम प्रोवाइड करता था, उनको वर्गलाता था, उनको पार भेजता था और उनके साथ इन्वॉल्व था। पूरा एविडेंस कलेक्ट करने के बाद एनआईए ने उसे अरेस्ट कर लिया था। लेकिन देखिए, अरेस्ट करने के भी 2 साल लगे और सरकार ने फाइनली उसे नौकरी से निकाल दिया। दूसरा वही एक और प्रिंसिपल था, वो गवर्नमेंट कॉलेज में था जो कि बिजबिहारा में। और देखिए, प्रिंसिपल का काम होता है एक चैनलाइज करना एनर्जी यूथ की राइट डायरेक्शन में। उसके बजाय वो क्या कर रहा था, वो भी ब्रेन वॉशिंग कर रहा था, इंडोक्ट्रिनेट कर रहा था और रेडिकलाइज कर रहा था। रेडिकलाइजेशन में काफी काम कर रहा था क्योंकि वो खुद जमाती इस्लामी संगठन से जुड़ा था, हुर्रियत के लिए काम करता था। 2016 में एक बुरहान वानी नाम का टेररिस्ट मारा जाता है। उसके बाद से वो कैलेंडर जारी करता है ताकि वो चाहता है कि उसके स्कूल में भी बच्चे ना आए और जो बाकी स्कूल है उसमें भी बच्चे ना जाए। और वो लगातार इंश्योर करता रहा कि 4 महीने तक हड़ताल चलती रहे उस इलाके में और बच्चे आके पढ़ने के बजाय पत्थरबाजी में प्रदीप, जब जेल सुपरिटेंडेंट जैसे पढ़े लिखे लोग, प्रिंसिपल जैसे पढ़े लिखे लोगों को माइंड वॉश हो रहा है, तो समझिए कि कश्मीर की आवाम के जो भोले वाले युवा हैं उन लोगों के साथ कैसे माइंड वॉश किया जाता होगा। कितनी तैयारी यहाँ पर आतंकी संगठनों की तरफ से की जा रही है और इसको हम कैसे तोड़ेंगे? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है कि जहां एक अध्यापक आपको चैनलाइज करने के बजाय आपको गलत रास्ते पे डाल दे तो उसमें बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यही एक वजह है कि हम देखेंगे ये साउथ कश्मीर का जो बेल्ट है जहाँ पे ज्यादातर जमाती इस्लामी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, तो रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स ज्यादा वहां उस एरिया में हैं और ज्यादातर स्कूलों से रेडिकलाइज्ड बच्चे निकल रहे हैं। और स्कूलों में कौन उन्हें शिक्षा गलत प्रोवाइड कर रहा है? या तो अध्यापक प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जो होता है वो फादर फिगर की तरह होता है कि आपको एक अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करे, आपको एक सही दिशा में लगाए, आपकी
सही राह पर लगाए। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा था प्रिंसिपल, एक तो रेडिकलाइज कर रहा था और दूसरा आपको पत्थरबाजी में इन्वॉल्व कर रहा था, तीसरा वो चाह रहा था कि किस तरीके से आप भारत के खिलाफ मंसूबे बनाते रहे। बिल्कुल, इसी के इस प्रिंसिपल को बर्खास्त कर दिया गया है। कड़ा एक्शन लेना बहुत जरूरी है। प्रदीप, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी सृंजॉय चौधरी भी जुड़ गए हैं। सृंजॉय जी, आज बिल्कुल, लेकिन ज्योत्सना ये बहुत बड़ी बात है कि आप देखिए कि इतने पढ़े लिखे लोगों का माइंड वॉश यहाँ पर किया जा रहा है। जेल सुपरिटेंडेंट जो इतने हाईली क्वालिफाइड होते हैं, एक प्रिंसिपल जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि बच्चों का वो भविष्य संवारे, उनको एक अच्छी राह दिखाएं, लेकिन उन्हीं का माइंड वॉश किया गया है। तो सोचिए कि एक प्रिंसिपल कितने छात्र छात्राओं का माइंड वॉश कर सकता है, कितने लोगों को गलत राह पर ले जा सकता है। और यही सबसे बड़ी चुनौती है घाटी में, कश्मीर में, कि लोगों को गलत राह पर जाने से रोकना है, जिसके लिए हमारी कोशिश भी हो रही है। लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं कि पढ़े लिखे शिक्षित लोग एक गलत राह पर जाते हैं, तो ये बहुत करारा धक्का होता है। मतलब आप एक चीज़ और समझिए, देखिए पाकिस्तान से अगर हम सीमा पार से बात करें तो फिर फिल्ट्रेशन बिल्कुल खत्म हो गया, ना मात्र मान के चलिए। और पाकिस्तान अच्छे से जानता है कि वो हमारे जवानों से आमना सामना नहीं कर सकता, उनके बस की बात नहीं है। ऐसे में आम लोगों को अब बरगलाने की कोशिश है, पूरा मॉडस ऑपरेंडाई बदला है पाकिस्तान ने भी। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी सृंजॉय चौधरी जुड़ गए हैं। आज क्या बड़ी खबर है सर, खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात आज का जो है वो है पाकिस्तान का एनएसए को इनवाइट किया था, आमंत्रित हुए थे आने के लिए भारत में अफगानिस्तान के बारे टॉक्स के लिए। खाली पाकिस्तान नहीं, उनके साथ और भी थे, रशियन थे और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के थे। सब एनएसए को इनवाइट किए थे अफगानिस्तान के बारे बातचीत करने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होने वाला है। और भी है, जितने वुमेन और माइनॉरिटीज है उनको कोई देख नहीं रहे हैं, ये इसके बारे बातचीत करना था। लेकिन पाकिस्तान का जो एनएसए है, यूसुफ साहब कह दिए हैं नहीं आएंगे, और ये भी कहे हैं देखिए भारत ये प्रॉब्लम के कारण भारत इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम, इसीलिए हम नहीं आएंगे। देखिए, सबका पता है पाकिस्तान तालिबान को सहायता किया है, पाकिस्तान ये तो वही बात होगी, गलती पाकिस्तान करे और आरोप अगर किसी पे मरना हो तो फिर वो भारत पे मर दीजिए। और पूरा देश दुनिया सब लोग जानते हैं कि आखिर यहाँ पर कौन गलती में है और किसकी खामियाजा कौन भुगत रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब वक्त है सेंसेक्स मीटर का। हमारे सहयोगी ने आपको खबरें दिखाई, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि आज के सेंसेक्स मीटर में कौन सी खबर ऊपर रही, कौन सी नीचे। ये देखिए जो यहाँ पर दिखाई गई सबसे पहले आज की सारी बड़ी खबरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी की आज बैठक होनी है कोरोना पर। कोवैक्सीन को आज के अप्रूवल मिलता है WHO से, नजर टिकी है। पंजाब कांग्रेस में सियासी हलचल भी तेज है। वहीं मध्य प्रदेश में देखिए लखीमपुर किसान स्मृति दिवस आज मनाया जाना है। अयोध्या में आज अयोध्या में 12 लाख दीपक भी जलेंगे। हाँ, ये ओल्ड रैंक है। अब हम आपको न्यू रैंक हमारी बताते हैं। ये देखिए कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी की बैठक, ये बड़ी खबर है और वो रहेगी। अयोध्या में आज 12 लाख दीपक जलाए जाएंगे। आज के दूसरे नंबर की बड़ी खबर जिस पर नजर रहेगी, कोवैक्सीन को आज WHO से अप्रूवल मिलेगा या नहीं, इस पर भी नजर बनी रहेगी। और SP का लखीमपुर किसान स्मृति दिवस, पंजाब कांग्रेस में सियासी हलचल एक बार फिर तेज हो गई। तो ये है वो खबरें जिन पर आज पूरे दिन नजर रहेगी। एक छोटे से ब्रेक